Hello student, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In previous videos बेटा आप लोगों ने दो डिसीजन पढ़ लिए थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन. नाउ द वी कम टू द लास्ट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, दैट इज डिविडेंड डिसीजन. तीन डिसीजन मैंने बताए थे प्रीवियस वीडियो में. जो नए बच्चे हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए दोनों डिसीजन समझने जरूरी हैं, तभी वो क्वेश्चन को कर पाएंगे. तो वो प्रीवियस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके. Now the third important decision of financial manager is dividend decision. Actually dividend decision होता क्या है? It relates to how much of the companies after tax, यानी कि टैक्स पे करने के बाद profit is to be distributed. कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है among shareholders and how much of it, उसमें से कितना retain in the business या आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को. इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है बेटे कि कंपनी सारे अपने टैक्स पे करने के बाद, टैक्स पे करने से पहले वो अपनी थर्ड लाइबिलिटी को भी पे कर देती है, यानी क्रेडिटर्स को, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स के इंटरेस्ट को, ये सारा पे करने के बाद जब वो टैक्स पे कर देती है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको ये डिसाइड करना होता है फाइनेंशियल मैनेजर को कि उसको कितना डिविडेंड यानी प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को देना है और कितना उसने वापस बिजनेस में रखना है. तो इसको हम एक पिक्चर के थ्रू भी समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन राघव लिमिटेड कंपनी. राघव लिमिटेड कंपनी है, उसको इतना सारा प्रॉफिट हो गया. अब फाइनेंशियल मैनेजर ये करता है कि इसका कितना पोर्शन वो शेयर होल्डर्स के बीच में दे और कितना वो वापस बिजनेस में रखे. दिस इज नोन एज डिविडेंड डिसीजन. एक्चुअली दिस डिसीजन should be taken keeping in view the overall objective of maximizing shareholder wealth. प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी कि शेयर होल्डर वेल्थ क्या होती है. इट इज द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी इंक्रीज इज नोन एज मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ. यानी कि ये जो डिसीजन है ये आपके उन शेयर होल्डर्स की वेल्थ में देखते हुए लिया जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिसीजन. वाइल दिस डिसीजन लेने से पहले, यानी कि इस डिसीजन को लेने से पहले जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको फॉलोइंग फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है. बट वैसे तो ये 10-11 है, मैं 10-11 ही कराऊंगी, लेकिन जब ये 5 या 6 मार्क्स का आता है देन इट इज सफिशिएंट टू राइट 5 to 6 पॉइंट्स इन द सीबीएसई. लेकिन अगर सीबीएसई ने पार्टिकुलर कोई पॉइंट पूछा है तो वो एक्सप्लेन करना, अदरवाइज आप कोई भी 6 पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो इन 6 मार्क्स क्वेश्चन. लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारे करवा दूंगी. तो पहला है आपका अमाउंट ऑफ अर्निंग. अमाउंट ऑफ अर्निंग यानी कि आपकी रेगुलर इनकम है, क्योंकि अर्निंग जो है, प्रॉफिट जो है, वो मेजर डिटर्मिनेंट है शेयर होल्डर्स को देने के लिए. क्योंकि डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट, जो आपको करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ, और पास्ट अर्निंग. तो अगर आपके पास अर्निंग होंगी तभी तो आप डिविडेंड देंगे, ठीक है ना. तो अर्निंग इज अ मेजर डिटर्मिनेंट. पहला पॉइंट क्लियर हो गया. इफ द कंपनी हैज अमाउंट ऑफ अर्निंग ऑन रेगुलर बेसिस. आगे है नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब, अगर स्टेबल इनकम है, आपको मालूम है कि आपके पास इतनी इनकम हर साल होती है, देन हायर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. अदरवाइज अनस्टेबल इनकम है देन लो डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर टू द शेयर होल्डर. ठीक है बेटे. नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब, मैनी कंपनीज फॉलो अ पॉलिसी ऑफ फिक्स डिविडेंड पर शेयर. कई कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज होती है अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाइड करने की. कोई कंपनी सोचती है कि हम उनको हायर रेट हर साल देते रहें, कोई कंपनी सोचती है कि हम उनको फिक्स डिविडेंड दें. बेटा ये दोनों चीज़ डिपेंड करती हैं कि पॉलिसी क्या है. अब मान लो एक कंपनी ने फॉलो किया कि डिविडेंड पर शेयर उनको फिक्स्ड है, उनका फिक्स कर दिया, तो ये कब पॉसिबल है? हो सकता है कि कंपनी को एक साल प्रॉफिट हुआ हो, दूसरे साल लॉस हो जाए, या एक साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हो, दूसरे साल कम हुआ हो, तो फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी फॉलो नहीं हो सकती. तब आप क्या करेंगे? और ये कब पॉलिसी फॉलो होती है? क्योंकि ये तो आपको पता है, आप फाइनेंशियल मैनेजर हो. इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन अर्निंग पोटेंशियल यानी कि अर्निंग कैपेसिटी इज रेगुलर, या आपको मालूम है कि आपकी पोटेंशियल इंक्रीज होनी है डे बाय डे. आपको अगर पता है कि आपकी इनकम रेगुलर इंक्रीज होगी तभी आप उनको स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का भरोसा दे सकते हो, तभी आप ये फिक्स कर सकते हो. अदरवाइज डिविडेंड क्या होता है?
हम लोग यही कहते हैं जनरली इस साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा डिविडेंड मिल गया, और अगर नहीं हुआ तो कम दे दिया। लेकिन अंडर द वर्ड फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब आपको उतना फिक्स तो देना ही पड़ेगा। और ये कब पॉसिबल है? जब आपकी अर्निंग पोटेंशियल यानी कि कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी जब आपकी अच्छी हो। ठीक है, समझ में आ गई? ये है पॉसिबल पोटेंशियल कैपेबिलिटी इंक्रीज एंड नॉट जस्ट द अर्निंग ऑफ करंट ईयर इंक्रीज। सिर्फ एक साल से नहीं, लगातार कई सालों से आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। मीन्स अ कंपनी हैज अ कॉन्फिडेंस दैट देयर अर्निंग कैपेसिटी ग्रोन अप रेगुलरली, उनकी इंक्रीज होगी। क्लियर हो गया बेटे? नेक्स्ट है अब आप लोगों का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मीन्स जब कंपनी को पता लगे कि उसके पास काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट प्लान है। इन्वेस्टमेंट प्लान क्या? अब अगर मान लो बेटे प्रॉफिट पर शेयर होल्डर का ही हक होता है। अगर आप शेयर होल्डर्स को उनका हक नहीं देते तो उनके अंदर अनसेटिस्फैक्शन हो सकती है। वो कहेंगे ला हमने पैसे लगाए रेगुलर इनकम के लिए, हमें तो ये इनकम ही नहीं दे रही है। तो डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगी। तो क्या हो जाएंगे? वो शेयर होल्डर अपने शेयर बेच के कहीं और चले जाएंगे। लेकिन अब वो सेटिस्फाइड कब होते हैं? जब आप उन्हें कहें, दो चीज़ें होती हैं, या तो आप उनको कहें कि अगली बार आपको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। मीन्स कि जैसे अभी हम अपने शेयर होल्डर को 10% दे रहे हैं, आप उनको भरोसा दिलाएं कि इस साल हमने अपना पैसा प्लान ए, बी या सी में, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप इनमें पैसा लगाते हैं तो आपको 10 से ज़्यादा ही डिविडेंड मिलेगा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए 12%, 15%, तो भी वो सेटिस्फाइड होंगे ना। अब देखो क्या होता है, इफ अ कंपनी हैज अ नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान, मैंने यहाँ पर ए बी सी लिए प्लान, देन इट शुड री इन्वेस्ट द अर्निंग। राघव लिमिटेड कंपनी को क्या करेगी? फिर वो प्लॉइंग बैक री इन्वेस्ट कर लेगी प्रॉफिट को, और शेयर होल्डर को क्या कहेगी? ये अपने प्लान को बताएगी, क्योंकि उनके उस प्रॉफिट पर उन्हीं का हक है, तो उनकी मंजूरी लेना भी जरूरी है। और वो शेयर होल्डर कब सेटिस्फाइड होते हैं? जब उनको आश्वासन हो कि कंपनी में उनका पैसा जो है, क्योंकि उन्होंने शेयर के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया है ना, कि उनका पैसा सेफ है। ठीक है, समझ में आई? इफ अ कंपनी हैज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देन प्रॉफिट विल टेकन बैक ड्यू टू दिस शेयर होल्डर आल्सो सेटिस्फाइड। अगर उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और सही है और उससे वो सही है तो भी वो करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो पोजीशन। पेइंग डिविडेंड मीन्स आउटफ्लो। जब आप उनको डिविडेंड देंगे तो आपकी कंपनी से पैसा तो बाहर गया ना, तो जब पैसा बाहर जाता है तो उसे आउटफ्लो बोलते हैं। आउटफ्लो का मतलब होता है कि कंपनी से पैसा बाहर चला गया। अब पैसा बाहर जब भी भेजेंगे जब आपके पास रिजर्व हो, और रिजर्व कहाँ से बनता है? प्रॉफिट में से। अगर आपके पास कैश है या रिजर्व है या आपकी रेगुलर इनकम हो रही है, तभी तो आप हायर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज आप लोअर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। ठीक है ना? तो कैश फ्लो पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड है कि अगर आपके पास कैश अच्छा है तो डिक्लेयर करेंगे, और अगर नहीं है कैश तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर में जैसे मान लो ये सारे के सारे शेयर होल्डर हैं। अब इनकी दो चीज़ें होती हैं, दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया है मैंने। एक शेयर होल्डर ऐसा है जो कि मिडिल क्लास से है और या रिटायर पर्सन का ही ग्रुप है। अब बेटा जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या जो रिटायर पर्सन होते हैं, उनको आपको मालूम है कि रेगुलर इनकम चाहिए होती है। रेगुलर इनकम इसलिए ताकि वो अपने खर्चे को चला सकें, और उन्होंने इन्वेस्ट भी आपकी कंपनी में इसीलिए किया है। तो दे डिमांड द डिविडेंड ऑन अ रेगुलर बेसिस। समझ में आई? क्योंकि वो इनकम चाहते हैं और शेयर होल्डर का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। तो अब वो रेगुलर इनकम चाहते हैं तो आपको रिटेन अर्निंग कम करनी पड़ेगी और डिविडेंड देना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई? किस क्लास में? मिडिल क्लास और रिटायर ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप के जो लोग होते हैं वो यंग और वेल्थी, यानी उनको कैश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उनको जो पैसों की ज़रूरत नहीं होती, तो आप रिटेन अर्निंग बैक यानी कि प्लॉइंग बैक, इसको वापस जब आप पैसे प्रॉफिट को बिजनेस में लगाते हैं ना, उसे रिटेन अर्निंग या प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। सेम चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं और लेस डिविडेंड को अनाउंस कर सकते हैं। बेटे समझ आ गई आप लोगों को इतनी? ठीक है बेटे, ये 6 पॉइंट्स हो गए, अभी 5 पॉइंट्स और हैं, मैं करवा देती हूँ। बाकी जो आपको समझ में आएंगे वही करने, क्योंकि पेपर में आपने 5 या 6 से ज़्यादा नहीं लिखने। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। आपको मालूम है कि एक होता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स,
मेनली दिस कम अंडर द कंपनी केस। कंपनी कोई भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसके ऊपर टैक्स पे करती है, ठीक है, क्योंकि जब वो शेयर होल्डर को पैसा मिलता है ना, वो टैक्स फ्री हो जाता है, वो यानी कि आपका कंज्यूमेबल आइटम है, यानी कि आप उसको खर्च कर सकते हैं, जैसे मर्जी खर्च करें, कंज्यूम कर सकते हैं उसको डायरेक्टली। डिविडेंड डिसीजन आल्सो डिपेंड अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर इज फ्री ऑफ टैक्स। मैंने भी आपको बताया शेयर होल्डर्स के पास जो पैसा जाता है उस पर टैक्स फ्री होता है, क्योंकि उस पर कंपनी पहले ही पे करती है। अब अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो आपका ज्यादा प्रॉफिट का पोर्शन टैक्स में निकल जाएगा, ठीक है ना। टैक्स में निकल गया तो आपके पास पैसा कम बचा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि डिविडेंड देने के लिए। सीधी सी बात है, इफ द टैक्स रेट इज हायर डिविडेंड रेट इज लो, एंड इफ द टैक्स रेट इज लेस डिविडेंड रेट इज हायर। याद रखोगे ये, और इसमें डिफरेंस भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट है आपका स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब होता है कि बेटे इसमें रेट ऑफ डिविडेंड और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ये दोनों पॉजिटिव रिलेटेड हैं। अगर आपका रेट ऑफ डिविडेंड बढ़ता है, यानी कि आप अगर रेगुलर डिविडेंड देते हैं और हायर रेट देते हैं, तो आपकी गुडविल बन जाएगी कंपनी की, और गुडविल इमेज अच्छी बनेगी तो क्या होगा, आपकी कंपनी के शेयर भी राइज करेंगे, शेयर प्राइस राइज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यानी कि अगर हायर आप अपने मार्केट वैल्यू शेयर की इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको रेट ऑफ डिविडेंड हायर रखना पड़ेगा, यानी कि आपको रेगुलर और रेट ऑफ डिविडेंड हायर। और अगर आप कम देते हैं तो आपके मार्केट वैल्यू की शेयर भी कम हो जाती है ड्यू टू रेपुटेशन, क्योंकि रेपुटेशन कैसे बनती है कि वो कंपनी रेगुलर आपको दे रही है। नेक्स्ट है आपका बेटा एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अगर आपको आसानी से कैपिटल मार्केट में अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आराम से फंड अरेंज हो जाता है, बेटे समझ रहे हैं, यानी कि आप प्रॉफिट क्यों लगाते हैं वापस कंपनी में, क्योंकि आपने कोई फ्यूचर में प्रोजेक्ट को बनाना है, प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, और अगर आपको कैपिटल मार्केट में पैसे मिल जाते हैं तो आप क्यों लगाएंगे पैसे वापस प्रॉफिट वाले, वो फिर आप शेयर होल्डर को दे देंगे, जिससे कि आपके शेयर होल्डर भी सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। इफ अ कंपनी अरेंज फंड इजिली फ्रॉम द कैपिटल मार्केट इट रिक्वायर्ड लेस रिजर्व फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, क्योंकि वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल मार्केट में से ले लेगी, ठीक है बेटे। अब है लीगल कॉन्स्टेंट और रेस्ट्रिक्शंस। बेटे जब कोई प्रोविज़न बनाई जाती है या कंपनी बनती है तो उसमें कुछ एक प्रोविज़न्स भी होती हैं, यानी कि लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि मान लो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में क्या क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन है पे आउट एज डिविडेंड। सबसे पहला है द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कैन नॉट बी एक्सीड द ओवरऑल एवरेज रेट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी प्रोसीडिंग द 3 years। 3 सालों से ज़्यादा, यानी कि 3 साल उसने डिविडेंड दिया, उनके एवरेज रेट से ज़्यादा आप डिविडेंड नहीं पे कर सकते। ये कंपनी एक्ट 2013 की रेस्ट्रिक्शंस है, कॉन्स्टेंट है कि कंपनी पिछले 3 सालों की एवरेज रेट के डिविडेंड से ज़्यादा पे नहीं करेगी। दूसरा, आफ्टर डिविडेंड रिजर्व शुड नॉट बी लेस देन, जो रिजर्व रखने हैं कंपनी ने वो 15% से कम नहीं होने चाहिए पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल से। पेड अप शेयर कैपिटल से 15% से कम रिजर्व कंपनी नहीं रख सकती, उसको 15% मिनिमम रिजर्व रखने ही होंगे। और कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, 3 सालों के एवरेज का, ठीक है। एंड द लास्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट है बेटे, जब कभी कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल उसने डिबेंचर्स लिए या कुछ भी लिया, तो उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती है और उस कोई एग्रीमेंट भी बनाते हैं, ठीक है। तो उस एग्रीमेंट में वो डिविडेंड से रिगार्डिंग कॉन्स्टेंट यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपने पहले हमारा इंटरेस्ट देंगे, हमारी लोन की पेमेंट करेंगे, तब आप हायर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। इन दैट केस कंपनी हैज टू फॉलो दीज कॉन्स्टेंट, दीज लीगल फॉर्मेलिटीज टू ऑब्टेन द लोन। अगर वो लोन देगी तो वो लोअर डिविडेंड देंगे और उसके बाद ही वो हायर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल द पॉइंट्स। इफ एनी प्रॉब्लम बच्चा तो आप मुझे कमेंट में लिख देंगे तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगी।
If you like the video, share the video, and please for more notification and for my appreciation, please subscribe the channel. Thank you.